नमस्कार। आज की क्लास में स्वागत है आपका। और कल की जो क्लास थी, कल की क्लास थी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आई होगी। आज हम नया टॉपिक उसी का लेके चलते हैं, क्योंकि कल मैंने बताया था कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दो मानक स्थितियों में निकाली जाती है, एक अक्षीय स्थिति और एक निरक्षीय स्थिति में। तो अक्षीय स्थिति को कल हम आपको समझा दिए थे डिटेल से। अब आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे निरक्षीय स्थिति की। तो हम शुरू करते हैं आज की क्लास निरक्षीय स्थिति के साथ। निरक्षीय स्थिति, चले तो पहले हम जाने निरक्षीय स्थिति के बारे में कि ये स्थिति कब बनती है वैद्युत द्विध्रुव में। तो है क्या चीज कि जब आपका ये तो हो गया वैद्युत द्विध्रुव, जिसको आप डिटेल से जानते हैं इसके बारे में, और डिटेल से इसको पढ़ाया भी गया है। और ये वैद्युत द्विध्रुव प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना होता है। इनके बीच की जो दूरी होती है उसको हम 2l लेते हैं, उसको हम फिलहाल बाद में देखते हैं। पहले हम देख लेते हैं निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति तब कहलाती है जब आपको कोई ऐसा बिंदु मिले जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, वो बिंदु इस द्विध्रुव के या तो ऊपर साइड हो या नीचे साइड हो, ऊपर साइड हो या नीचे साइड हो। वो भी कहां होता, ये है लंबार्धक में। ये जो बिंदु होगा, जो आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे, निरक्षीय संबंधित जो व्यंजक निकालेंगे, उस व्यंजक में हम बात करेंगे लंबार्धक में। जिस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है वो द्विध्रुव के लंबार्धक पे होना चाहिए। लंबार्धक का मतलब हो रहा है इस द्विध्रुव के बीच से लंब डालना है, वो भी कहां, यहां लिखा हुआ है अर्धक, आधे से लंब डालना है आपको, यानी इस द्विध्रुव के आधे से आपको एक लंब डाल देना है। और लंब के बारे में तो आपको शायद पता ही होगा कि लंब का मतलब होता है कि जिस जगह जिस रेखा में डाला जाता है वहां का जो कोण बनाता है, एंगल जो बनाता है, वो 90 डिग्री का होता है, तब लंब माना जाता है, उसको लंब कहा जाता है। तो ऐसा बिंदु जो द्विध्रुव के लंबार्धक पर होता है, हाँ, लंबार्धक इधर भी हो सकता है, नीचे साइड भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, इस जगह भी हो सकता है। तो चाहे आप इसके ऊपर साइड ले लें द्विध्रुव के या नीचे साइड ले लें, दोनों स्थितियों में वो लंबार्धक ही कहलाएगा। और ऐसी स्थिति को, जब बिंदु आपका लंबार्धक पर स्थित होता है, इसी स्थिति को बोला जाता है निरक्षीय स्थिति। तो अक्षीय में क्या था, अक्षीय में उसके अक्ष पर होता था और निरक्षीय में उसके लंबार्धक पर होगा। तो जब बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है वो द्विध्रुव के लंबार्धक पर स्थित होता है, तो उसको हम बोलते हैं निरक्षीय स्थिति। तो चले इसको, क्लास को हम आगे बढ़ाएं। तो पहले इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल कर लेंगे। जैसे अक्षीय स्थिति में हम डिटेल किए थे, इसके बारे में हमें लिखना पड़ता है। आप नोट्स में अपने लिखते चले इसको। इसमें लिखना क्या है कि इस द्विध्रुव का कुछ न कुछ नाम रख लें। तो मान लीजिए इस द्विध्रुव का नाम है ए बी। तो हम लिखेंगे कैसे कि माना कि ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना हुआ है। आवेशों के बीच की दूरी वही होगी जो आप शुरुआत से इस क्लास को देखते आए हैं, 2l। आवेशों के बीच की दूरी 2l होगी। अब हमें क्या करना है कि द्विध्रुव के सेंटर पॉइंट में, यहां बीच में एक बिंदु मान लेना है, क्या, O। और इस O बिंदु से निरक्षीय स्थिति अभी बता दिया आपको, लंबार्धक में R दूरी पर कोई एक बिंदु बना लेते हैं, हम कोई एक बिंदु मान लेते हैं। तो यहां से आपका ये R दूरी पर, यहां इस जगह पर कोई बिंदु है P। इस बिंदु की दूरी O से इस बिंदु की जो दूरी है वो दूरी है कितनी, R।
तो द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P है जो कितनी दूरी पर है, r दूरी पर, और इसी बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिल्कुल आसान सा है, ये ज्यादा कठिन नहीं है। आप जिस तरीके से अक्षीय स्थिति में निकाले थे उसी तरीके से इसको भी हल करते चलेंगे। तो चले आगे इसको हम बढ़ाते आगे हल करते हैं। तो अक्षीय स्थिति में आपने क्या किया था, धनावेश के कारण यहाँ पर तीव्रता निकाले थे, ऋणावेश के कारण यहाँ तीव्रता निकाले थे। अब निरक्षीय स्थिति में भी सेम वही चीज करनी है। तो पहले आप क्या करें, इस धनावेश के कारण, इस प्लस क्यू आवेश के कारण P पर कितनी तीव्रता है वो चीज निकाल लेते हैं। तो चले हम निकालना चालू करें। तो पहले इसमें लिखेंगे बिंदु A पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु A पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो तीव्रता के लिए आप उसी सूत्र का उपयोग करें जो अक्षय में किए थे। क्या था वो, इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। इसी सूत्र का उपयोग होगा, इसी सूत्र की सहायता से हम निकाल लेते हैं। तो चले निकालते हैं। तो प्लस क्यू के कारण P पर कितनी तीव्रता होगी, हम मान लेते हैं कितनी होगी, E1 क्या हो जाएगा, 1/4πε0 इंटू फिर क्या होता है, आवेश होता है। तो आपका आवेश कितना Q है, तो आप Q रख लें इसमें। और उसके बाद आपको लेनी है क्या, दूरी। दूरी कहां से, A से P तक की। चूंकि हम प्लस क्यू के कारण P पर निकाल रहे हैं तो A के कारण P की दूरी, मतलब ये हो रहा है आपको ये वाली दूरी आपको चाहिए, A से P तक की दूरी चाहिए। तो फिलहाल अभी हम AP² ही लिख लेते हैं, क्योंकि दूरी का वर्ग स्क्वायर होता है। तो यहाँ की दूरी है AP, तो हम लिख लेते हैं AP²। अब दूसरी बात जो मैंने अच्छी में बताई थी कि आपको यहाँ इसकी दिशा भी लिखनी पड़ेगी, दिशा बतानी पड़ेगी किधर होगी। तो चले देखते हैं इसकी दिशा क्या होगी। तो कल मैंने बताया था कि धनावेश के कारण जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो धनावेश से प्रारंभ होकर अनंत की ओर चलती हैं। तो ये जो आपका आवेश है प्लस क्यू, ये इस पर बल लगाएगा। कौन सी दिशा, धनावेश है तो बाहर की ओर होगा, मतलब ये हो रहा है कि ये कुछ इस तरीके से होगा। चले इसको हम अभी फिलहाल के लिए मिटा देते हैं। ये दिशा होगी, ये वाली दिशा धनावेश के कारण लगेगी, A से P की ओर लगेगा। माने यहां पर हम लिखेंगे वेक्टर AP के अनुदिश, वेक्टर AP के अनुदिश। यहां हम दर्शा दें ये दिशा किसकी है, E1 की दिशा होती है। चले तो ये हो गया। अब आपको करना क्या है, AP का मान निकालना है। तो आप एक काम करें, AP का मान निकाल लें, परंतु AP का मान क्या होगा, इसका मान AP का। तो चले निकालने का तरीका देखें। ये आपकी दूरी कितनी है, R है, और ये वाली दूरी पूरी 2L है। तो जब आप इसको बांटेंगे तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, L हो जाएगी, और ये वाली दूरी हो जाएगी L। अब ये बताइए कि ये वाली भुजा, ये दूरी R है, ये दूरी L है, तो ये कितनी होगी। तो यहां कुछ ऐसा हो जाता है कि R प्लस L कर लें, R माइनस L कर लें, लेकिन वो गलत है। आपको इसे हम बाहर निकाल के यहां दिखा देते हैं कि ये कैसे होगा। देखें यहां आपका ये जो चित्र है कुछ इस तरीके से बन रहा है, ऐसा बन रहा है ये डायग्राम, ये पूरा। यहां पर O बिंदु दिया है, यहां पर P बिंदु दिया है, यहां पर A बिंदु दिया है। तो आप गौर से देखिए तो ये समकोण त्रिभुज बन गया। और समकोण त्रिभुज में यहां पर आपको ये वाली भुजा दी गई है R, ये वाली, ये नीचे वाली भुजा दी गई है कितनी, L, और आपको ये AP वाली भुजा निकालनी है। तो समकोण त्रिभुज में लंब आपके पास है, आधार आपके पास है, आपको कर्ण निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करें। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होता है। चले कर्ण कितना है आपका, AP है, तो AP लिख लेंगे हम, स्क्वायर लगा, स्क्वायर लगा दें।
फिर लंब ये वाली भुजा होगी, लंब कितना है आर है, तो हम कर लेते हैं आर स्क्वायर, प्लस आधार ये वाली भुजा है, तो ये हो गया कितना यल स्क्वायर, यानी एपी स्क्वायर की वैल्यू निकली कितनी आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। तो देखिए हम एपी का निकालना चाह रहे थे, लेकिन हमें जरूरत है एपी स्क्वायर की है, तो बढ़िया है, हमारा काम आसान हो गया, सीधे एपी स्क्वायर की निकल आई। तो हम एपी स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकली है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब इस एपी स्क्वायर की जगह पर हम ये चीज लिख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा E1 इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान एपी की वैल्यू निकल आई है आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, और इसको आप बना दें समीकरण। तो ये वैल्यू निकली है किसके प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी होती है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, ये जो B पर स्थित है कौन ऋणावेश, इसके कारण हम P पर निकाल लेते हैं। तो चलिए आगे इसको हम देखते हैं। तो पुनः इसको लिखेंगे हम इसी प्रकार बिंदु B पर स्थित बिंदु B पर कौन सा आवेश है माइनस क्यू, तो माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो माइनस कारण यहां पर निकालते हैं तो क्या होगा, चलिए देखिए हो जाएगा E2 इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपान यहां से यहां तक की दूरी, तो यहां से यहां तक की दूरी ये होगी, ये BP, तो हम लिख लेंगे क्या चीज यहाँ पे BP स्क्वायर। चले अब ये चूंकि सदिश राशि है, जैसे आप यहाँ E1 की दिशा बताए थे सर A से P की ओर होगी, उसी तरह से हमको बतानी E2 की दिशा, तो E2 की दिशा कैसी होगी, ये ऋणावेश है, विद्युत बल रेखा बाहर से अंदर की ओर आएंगी, माने इधर से इस P पर जो बल लगेगा वो इधर लगेगा, यानी ऋणावेश इस P को अपनी ओर खींचेगा, कि धनावेश क्या कर रहा था उसको बाहर की ओर धक्का दे रहा था। तो E2 की जो दिशा होगी, E2 की दिशा होगी कुछ ये वाली, इस रेखा के यानी PB रेखा के अनुदिश होगी इसकी दिशा। तो हम यहां लिख देते हैं वेक्टर PB के अनुदिश, वेक्टर PB के अनुदिश। अब हम क्या करें, इस BP का मान निकालें, तो चलें देखते हैं क्या होगा, परंतु BP इक्वल टू, हाँ यहां पर भी वही चीज है, यहां भी सेम वही चीज है कि आपके पास ये वाली भुजा दी गई है L, ये वाली दी गई है R, माने आपको लंब दिया गया है, आधार दिया गया, तो ये भुजा कौन सी होगी, ये कर्ण होगी। तो कर्ण का मान तो अभी आपने निकाला था, क्योंकि देखें इसका लंब इसके लंब के बराबर है, इसका आधार इसके आधार के बराबर है, इसका कर्ण भी उसके बराबर होगा, जितना मान AP स्क्वायर का होगा उतना ही मान किसका होगा BP स्क्वायर का। तो क्या हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये हो गया। तो आप इसके जगह पर रख दें तो क्या होगा, E2 इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान BP यानी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसको आप बना दे क्या समीकरण 2। चले तो प्लस के कारण निकल आई, माइनस के कारण निकल आई। अब अक्षय मैंने आपको क्या बताया था कि हम निकालना क्या चाह रहे हैं, हम निकालना चाह रहे हैं एक साथ दोनों के कारण। जैसे आपने अभी निकाला प्लस के कारण कितना बल लगा, माइनस कारण यहाँ कितना बल लगा, अब हमको निकालना है इन दोनों के कारण एक साथ कितना बल लग रहा है। तो E1 और E2 को जैसे उसमें हम जोड़ घटा लिए थे, हम देखते हैं कि इसमें क्या होगा। तो यहां देखने में क्या आ रहा है,
देखिए E1 जितना बल लगा रहा है E2 भी उतना ही बल लगा रहा है, माने E1 और E2 दोनों की वैल्यू बराबर है। कहने का मतलब ये है कि प्लस क्यू द्वारा P पर लगाया गया बल माइनस क्यू द्वारा लगाए गए बल के बराबर है। तो ऐसी सिचुएशन, हाँ दूसरी चीज ये है इनकी दिशाएं जरूर अलग अलग है, ना यहाँ समान है ना विपरीत है, बल्कि अलग अलग है। E1 की दिशा ये हो गई, E2 की दिशा ये हो गई, इनकी दिशाएं अलग अलग है। तो ऐसी कंडीशन में हमें सदिश का उपयोग करना पड़ेगा, सदिशों के वियोजन का उपयोग करना पड़ेगा। तो चलिए हम इसमें लिखते हैं, आगे इसमें हम इसमें लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, चूंकि E1 और E2 के परिमाण समान है, देखें परिमाण समान है दोनों का, परंतु क्या चीज है, अलग ये वाली इस रेखा में काम कर रहा है, ये इस रेखा में कर रहा है, परंतु ये अलग अलग रेखा एवं अलग अलग दिशाओं में कार्यरत है। देखिए बात को समझे, क्या कह रहा है, E1 और E2 के परिमाण तो समान है, दोनों का मान बराबर है, लेकिन ये अलग अलग रेखा एवं अलग अलग दिशाओं में कार्यरत है। भाई E2 की रेखा ये वाली है, E1 की रेखा ये वाली है, यानी इसकी दिशा भी अलग है और रेखा भी अलग है, दोनों की दिशा और रेखा अलग है। तो ऐसी कंडीशन में हमें करना क्या है, चलिए देखते हैं। अतः परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए इन्हें घटकों में वियोजित किया जाएगा। ये बात, यानी इनका परिमाण निकालने के लिए E1 और E2 का टोटल करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जांच करने के लिए इन्हें घटकों में वियोजित किया जाएगा। घटक में वियोजित किया जाएगा, जो आपने सदिश में पढ़ा है, सदिशों का वियोजन जो होता है, तो हम इन्हें घटक में वियोजित करेंगे। घटक में वियोजित करने से ये चीजें आसानी से हल हो जाएंगी। तो चलें घटक में वियोजित करें, तो सदिश का वियोजन क्या कहता है, सदिश का वियोजन जैसे मान लीजिए कोई ये वेक्टर A है, ये कोई सदिश है A, तो इसको जब घटक में वियोजित हम करते हैं तो क्या करते हैं, एक ऐसी रेखा लेते हैं और एक ऐसी रेखा ले लेते हैं, कुछ इस तरीके से रेखाएं हम ले लेते हैं। ये वाला जो होता है ये होता है लंबवत घटक। घटक का मतलब होता है हिस्सा या टुकड़ा। तो ये वाला जो A का एक हिस्सा ये निकलता है और एक हिस्सा ये वाला निकलता है। ये जो ऊपर की ओर होता है इसको लंबवत घटक बोलते हैं, और जो ये वाला होता है इसको बोला जाता है क्या चीज, क्षैतिज घटक। ये कहलाता है क्षैतिज घटक। इनका मान सीधा सा आप ध्यान रख लें, इनका जो मान होता है, लंबवत का जो मान होगा, वो जो सदिश आपको दिया जाएगा उसके आगे साइन और कास लगा देना है। जैसे लंबवत है तो ये हो जाएगा A साइन थीटा, और ये क्षैतिज है तो ये हो जाएगा क्या चीज, A कास थीटा। ये साइन थीटा और ये A कास थीटा। नहीं आया समझ में, एक सदिश और देख लीजिए, जैसे ये वेक्टर P हो गया, ये एक सदिश हो गया, इसको आपको वियोजित करना है, एक ये लंबवत ये क्षैतिज,
तो ये वाला क्या होगा P sin थीटा और ये वाला हो जाएगा P cos थीटा। तो इसी हिसाब से हम E1 और E2 को वियोजित कर लेते हैं। तो देखें अब इसे हम वियोजित करते हैं तो E1 जो होगा आपका, E1 जब वियोजित होगा तो एक रेखा इधर चली आएगी, ये वाली रेखा आ जाएगी और एक रेखा निकल आएगी ये चीज की, ये दो घटक इसके बनेंगे, किसके E1 के। अभी जैसे यहां हम आपको बताए हैं तो यहां भी हो जाएगा क्या चीज, ये हो जाएगा E1 sin थीटा और ये वाला क्या कहलाएगा आपका E1 cos थीटा, ये कहलाएगा E1 sin थीटा और ये कहलाएगा E2 cos थीटा। ये वियोजन हो गया इनका E1 का, ये जो वेक्टर E1 था इसका वियोजन हुआ कितना E1 sin थीटा E1 cos थीटा। इस कोण को हम मान लेते कितना थीटा, इसीलिए यहां पर आ गया क्या ये वाले साइन और cos में थीटा लगा। अब हम इसी प्रकार से E2 को वियोजित करते हैं, इसी प्रकार से हम E2 को वियोजित करते हैं तो E2 का भी एक घटक ये वाला निकलेगा और एक घटक निकलेगा ये वाला अपना, एक ये निकलेगा एक ये निकलेगा। तो ये वाला जो घटक होगा ये घटक कहलाएगा क्या चीज है E2 cos थीटा और यहाँ जो घटक निकलने वाला है ये घटक कहलाने वाला है, इस घटक का नाम होगा क्या, क्योंकि ये लंबवत घटक है ये हो जाएगा E2 sin थीटा, E2 sin थीटा। हाँ यहाँ ये चित्र में थोड़ा छोटा छोटा सा लिखा है, जिसको यदि बाहर आप देखो तो बाहर कुछ ऐसा है कि यहाँ बिंदु P है, यह है बिंदु P और इस दिशा में गया है आपका कौन E1, इधर गया है E1, तो इसको वियोजित करेंगे तो ये हो जाएगा ये लंबवत और ये हो जाएगा क्षैतिज, ये बनेगा E1 sin थीटा और ये बनेगा E2 वो E1 cos थीटा। और जो E2 है आपका ये वाला है वो यहां से ऐसे निकल के आया है, इस प्रकार से निकल के आया है कौन E2, तो जब इसको भी वियोजित करेंगे तो एक ये हो गई रेखा और एक रेखा इसी वाली रेखा में वो भी चली जाएगी E2 की भी, तो E2 के लिए ये होगा लंबवत, तो इसका मान कितना होने वाला है E2 sin थीटा और ये वाला कितना हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका E2 cos थीटा। कुछ इस तरीके से यहां हम बनाए हैं, इस तरीके से आपको समझाए हैं। हम पहले ही मान चुके हैं कि इनके बीच का जो कोण है, ये जो कोण है ये है थीटा और ये वाला भी कोण है थीटा, ये दोनों कोण को थीटा हम माने हैं। यहां भी हम दर्शा देते हैं ये वाला कोण मान लीजिए कि थीटा है। तो E1 और E2 को हमने वियोजित कर लिया। अब इसको हम लिख लेते हैं, यहां देखिए हम यहां लिखते हैं इसको, यहां हम लिख लेते हैं कि लंबवत घटक कौन कौन से निकले हैं, वहां घटकों में वियोजित किया जाता है तो E1 sin थीटा और E2 sin थीटा, ये कौन से घटक हैं आपके, ये है लंबवत घटक हैं। देखिए E1 sin और ये E2 sin, ये घटक हो गए लंबवत। फिर कौन सा निकला है आपका E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, ये कौन सा घटक है, ये घटक है क्षैतिज घटक है, ये है क्षैतिज, ये वाला इस वाली रेखा में ये E1 है और ये E2 cos थीटा है। अब दोनों को देख के आप क्लियर करें। चले E1 sin थीटा और E2 sin थीटा, देखो E1 और E2 का मान बराबर है। अभी आपने समीकरण 2 देखा यहाँ और समीकरण 1 पर देख चुके हैं, दोनों में आपने क्या देखा कि E1 और E2 का मान बराबर है, इनका कोण भी बराबर है, थीटा का मान भी बराबर है, क्योंकि जितना ये मान है उतना ये भी मान है। तो E1 sin थीटा का जो मान है वो E2 sin थीटा के बराबर है। दूसरी बात आप गौर से देखें तो ये एक ही रेखा में है, इसी वाली रेखा में है, ऐसे है कुछ, ये है E1 sin और ये है E2 sin, ये देखें
ऐसा बीच में बिंदु है आपका कौन सा P। एक ही रेखा में दोनों कार्यरत हैं और कैसे है, विपरीत दिशा में, एक नीचे की ओर है एक ऊपर की ओर है। तो सदिश का नियम क्या कहता है कि जब कोई सदिश विपरीत दिशा, एक ही रेखा और विपरीत दिशा में कार्यरत हो तो एक दूसरे को निरस्त करते हैं या काटते हैं। इनका जोड़ भी किया जाता है। तो कल मैंने बताया था कि इनको क्या करते हैं, हम घटा लेते हैं। तो देखें E1 साइन का मान जितना है उतना E2 साइन का मान है, दोनों एक ही रेखा में है, विपरीत दिशा में है, तो इस कारण से ये दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। तो यहां हम लिख लेंगे, क्या लिख देंगे कि लंबवत घटक E1 साइन थीटा हुआ E2 साइन थीटा परिमाण में बराबर तथा क्या है ये, एक ही रेखा परंतु विपरीत दिशा में कार्यरत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। यह है सदिश का नियम। ये दो सदिश एक ही रेखा में लग रहे हैं और उनकी दिशाएं अलग अलग है तो एक दूसरे को निरस्त कर दे। ये वाला चित्र भी इसी का है, इसी में चाहे आप समझ लें।